Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रपोजिशनल लॉजिक जो पिछले लेक्चर्स में हम कुछ पढ़ चुके हैं उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, किन एरियाज़ में उनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं और एज ए कंप्यूटर साइंटिस्ट उसका हमें फ़ायदा क्या होगा। बैकग्राउंड: स्टेटमेंट्स रिटन इन मैथमेटिकल फॉर्म आर इन नेचुरल लैंग्वेज ऑफन एम्बिगुअस एंड इम्प्रिसाइज। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है हमारे नेचुरल लैंग्वेज के अंदर कि जब हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो एग्जैक्टली 100% क्लियर नहीं होती। लेट वी लुक एट एन एग्जाम्पल विच इज़ आई अप्रिशिएट दी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स। अपेरेंटली ये हमें नज़र आ रहा है कि ये बेहतरीन स्टेटमेंट है और ये तमाम स्टूडेंट्स पे जो भी हार्ड वर्किंग होगा उस पर लागू होती है, लेकिन इसके अंदर कहीं हमारे पास ये क्लैरिटी नहीं दी गई कि हार्ड वर्किंग स्टूडेंट किस क्लास के हार्ड वर्किंग स्टूडेंट की मैं बात कर रहा हूँ। मैं प्रोग्रामिंग कोर्स की बात करता हूँ, मैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर के स्टूडेंट्स की बात करूँ, या मैं जो है बीएस प्रोग्राम्स के बच्चों की बात करूँ, या एमएस प्रोग्राम के बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, या मैं बहाउद्दीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी मुल्तान के स्टूडेंट्स के मुतल्लिक ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ, या ये भी पॉसिबल हो सकता है कि मैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल के बच्चों की स्टेटमेंट दूँ। तो ये एक स्टेटमेंट मेरी एग्जैक्टली क्लियर 100% एंड अनएम्बिगुअस नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे सवाल उठते हैं कि मैं किसके मुतल्लिक बात कर रहा हूँ। लॉजिक often provides the way to create correct and precise statements that can be translated into computer program. Now, logic, propositional logic हमें एक ऐसा तरीका प्रोवाइड करती है कि जिसके ज़रिए से हम अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट्स बना सकते हैं और उन स्टेटमेंट्स को एज इट इज़ हम कंप्यूटर प्रोग्राम्स में ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। ठीक, तो आपको ये समझ आ गया कि क्यों ज़रूरी है हमें ये देखने के लिए कि जो स्टेटमेंट हम दे रहे हैं एक नेचुरल लैंग्वेज में वो एम्बिगुअस है या नहीं है। देयर आर नुमेरस एप्लीकेशंस वेयर लॉजिकल रूल्स प्ले देयर रोल। ठीक, देयर आर एप्लीकेशंस which can automatically provide the proof of theorems. That's again interesting. बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं हमारे पास कंप्यूटर साइंस की डोमेन के अंदर जिनके अंदर लॉजिकल रूल्स प्ले होते हैं, और जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो सारी की सारी ही लॉजिकल रूल्स पे खड़ी हुई है। इसी तरह से हमारे पास ऐसे भी एप्लीकेशंस मौजूद हैं, ऐसे भी सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो ऑटोमेटिकली थ्योरम्स को प्रूव कर देते हैं। और अगर एप्लीकेशंस, किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर ने किसी थ्योरम को ऑटोमेटिकली प्रूव करना है तो फिर उस एप्लीकेशन के पास उस थ्योरम को प्रूव करने के लिए तमाम आर्गूमेंट्स, वैलिड आर्गूमेंट्स मौजूद होने चाहिए जो कि लॉजिक की फॉर्म में लिखे गए होते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पहली एप्लीकेशन, ट्रांसलेटिंग इंग्लिश सेंटेंसेस। अमूमन हमारे पास ये होता है कि हम जितने भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं या जितने भी हम एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं, हम उनको एक ऐसी फॉर्म में लेकर आते हैं नेचुरल लैंग्वेज से कि जहां उनमें कोई एम्बिग्विटी ना हो, वो बिल्कुल क्लियर हो और हम प्रोग्राम लिख सकें। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा फील्ड है, वन ऑफ द मेजर एरिया। नेचुरल लैंग्वेज इज़ इनहेरेंटली एम्बिगुअस, यानी जब हम आपस में एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, चाहे वो हम लिख के करें या बोल के करें, तो हम बहुत सारी स्टेटमेंट ऐसी देते हैं जो कि अगर हमें कंटेक्स्ट पता ना हो उसका, यानी उसका आगा पीछा पता ना हो, तो हमें समझ नहीं आती कि उसमें क्या बात कही गई है। मिसाल के तौर पे मैं अगर ये कहता हूँ किसी दोस्त को मैं ये स्टेटमेंट दे दूँ, अच्छा यार आप आ जाओ तो हम कल चलेंगे। अब यहाँ पे कुछ नहीं पता कि हम कहाँ चलेंगे, क्या करने जाएंगे, कोई आइडिया नहीं है, लेकिन उसका कंटेक्स्ट कहीं ना कहीं मेरे और मेरे दोस्त के जहन में मौजूद है, तो उस कंटेक्स्ट के ज़रिए से हम समझ जाते हैं कि हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। To remove ambiguity, English text and sentences need to be converted to concise propositional statements. Truth values can be easily found for a sentence transformed into the logical proposition. Now, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कि हम ambiguity रिमूव करने के लिए propositional logic यूज़ करें और वो यूज़ करते हुए हम अपने नेचुरल लैंग्वेज के टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करें, और फिर जब हम propositional logic यूज़ करेंगे तो उसकी ट्रुथ वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए हम पूरा एक थ्योरम बना सकते हैं और उस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं ये करेक्ट हैं या नहीं हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के जो बड़े बड़े एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारे पास प्रपोजिशनल लॉजिक इस्तेमाल हो सकती है, वो ये चार बड़े एरियाज़ हैं: नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, डायलॉग मैनेजमेंट, नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। यानी अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इन एरियाज़ में काम करेंगे तो आप
को बहुत सारे प्रपोजिशनल लॉजिक से डील करना पड़ेगा। नाउ वी लुक एट एन एग्जांपल, किस तरह से हम नेचुरल लैंग्वेज को प्रोपोजिशनल लॉजिक में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके ट्रुथ वैल्यूज को वेरीफाई कर सकते हैं। You can access the internet from campus only if you are a computer science major or you are not a freshman। ये हमारे पास एक स्टेटमेंट है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, ठीक। कंप्यूटर साइंस मेजर यानी आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, और फ्रेशमैन का मतलब है कि अभी पहले सेमेस्टर में नहीं है, आप अगले सेमेस्टर्स की तरफ मूव कर चुके हैं। Now we break the sentence into smaller facts that could be called as proposition। पहला प्रोपोजिशन जो बनाते हैं वो P है, वो क्या है, यू कैन एक्सेस द इंटरनेट फ्रॉम कैंपस। ये पहला प्रोपोजिशन है हमारा, ठीक। इसको हम कहते हैं दिस इज P। ओनली इफ यू आर अ कंप्यूटर साइंस मेजर, ये हमारा दूसरा प्रोपोजिशन, इसको मैं कहता हूं कि ये मेरे पास Q है। इसी तरह से आर यू आर नॉट अ फ्रेशमैन, ये मेरे पास तीसरा प्रोपोजिशन। अब इन प्रोपोजिशंस को मैं लिख लेता हूं ताकि अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाए। P, यू कैन एक्सेस द इंटरनेट फ्रॉम कैंपस। Q, यू आर कंप्यूटर साइंस मेजर। R, यू आर फ्रेशमैन। अब जरा गौर करें, हम पहले इनको देख लेते हैं। R, यू आर फ्रेशमैन, ये हमारा प्रोपोजिशन है, और इसका निगेशन क्या होगा, यू आर नॉट अ फ्रेशमैन, सो वी हैव नॉट आर। यहाँ पे देखें आर का वर्ड यूज हुआ हुआ है, यू आर कंप्यूटर साइंस मेजर, और यू आर कंप्यूटर साइंस मेजर हमारा प्रोपोजिशन क्यू से रिप्रेजेंट करें, सो क्यू आर नॉट आर। यहाँ तक हमारे पास ये बात समझ आ गई। आगे हमारे पास पी, कि किस तरह से पी प्रोपोजिशन को हम इम्प्लीकेशन के जरिए से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले हम दोबारा से ज़रा हम अपने इस इम्प्लीकेशन के टेबल को देख लेते हैं कि अगर P ट्रू हो और Q ट्रू हो तो P इम्प्लाइज Q ट्रू होता है, और अगर P ट्रू हो और Q फॉल्स हो तो फिर हमारे पास जवाब फॉल्स में आता है, और अगर P ही फॉल्स हो जाए तो फिर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि Q की कोई भी वैल्यू हो, जवाब हम ट्रू में लेते हैं। तो यूँ हमें ये टेबल समझ आ गया जो कि डेफिनेशन है इम्प्लीकेशन की। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे इम्प्लीकेशन लग रही है। You can access the internet from campus, that is P, only if you are this or this। इसका क्या मतलब है कि ये Q, ठीक है, और R नॉट R, अगर ये ट्रू होगा तो आप तभी एक्सेस कर सकते हैं, तभी इस पूरी स्टेटमेंट का जवाब ट्रू में आ सकता है। अगर आपका यू कैन एक्सेस, ठीक है, अगर आपका दूसरा स्टेटमेंट यानी ये वाला ये फॉल्स हो जाए तो आप एक्सेस नहीं कर सकते। लेट वी लुक एट द फर्स्ट केस। यू कैन एक्सेस, दिस इज P, ठीक है, हम कहते हैं P हमारे पास ट्रू है ओनली इफ ये वाला भी ट्रू हो। इसका मतलब है Q भी अगर ट्रू हो जाए तो फिर हम इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, फिर हमारे पास ये पहला केस फुलफिल हो जाता है, राइट। और अगर ये P जो है ये तो ट्रू हो कि आप एक्सेस कर सकते हैं, और ये वाली चीज़ फॉल्स हो जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि ओवरऑल रिजल्ट जो है इस स्टेटमेंट का वो फॉल्स हो जाएगा। इस बात को समझने की कोशिश करें। फर्ज करें कि P ट्रू है और Q फॉल्स है, तो फिर आप इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। ये दूसरा केस, इस केस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि ये पूरी स्टेटमेंट इस केस पे कैसे फिट बैठती है। उसके बाद अब हम आते हैं इसके इन दो केसेस की तरफ। यू कैन एक्सेस द इंटरनेट फ्रॉम द कैंपस, ठीक, आप एक्सेस कर ही नहीं सकते इंटरनेट फ्रॉम द कैंपस, ठीक, आप कैंपस पर हैं ही नहीं। अगर आप कैंपस पर नहीं हैं तो फिर आप इंटरनेट एक्सेस कर लें या ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप कैंपस पर हैं ही नहीं, इफ़ कंडीशन ही फॉल्स हो गई, ठीक है।
तो ये दूसरा और तीसरा केस हमारे पास मौजूद है। अगर आप कैंपस पर नहीं हैं तो फिर आप एक्सेस कर भी सकते हैं इंटरनेट और नहीं भी कर सकते हैं। ठीक, अगर आप कैंपस पे ना होने के बावजूद इंटरनेट एक्सेस कर लें तो यू हैव दिस केस, और अगर आप कैंपस पे नहीं हैं और इंटरनेट भी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपके पास ये केस है। तो यूं ये जो वर्ड हमारे पास मौजूद था ओनली इफ, इसने हमें ये बता दिया कि हेयर इज द इम्प्लीकेशन, तो हम इस पे इम्प्लीकेशन अप्लाई करेंगे। सो हमारे जो फाइनल स्टेटमेंट प्रोपोजिशनल लॉजिक में क्रिएट हुई है दैट इज P इंप्लाइज Q R नॉट R। इस स्लाइड पे जो एग्जांपल है आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम एग्जांपल 2 की तरफ जाते हैं। यू कैन नॉट राइड द रोलर कोस्टर इफ यू आर अंडर 4 feet tall unless you are older than 16 year old. Okay, you cannot ride the roller coaster. Here you can see that what is the roller coaster. If you are, you cannot ride, ठीक, the roller coaster. पहली चीज ये हमारा पहला प्रपोजिशन बन गया। You can ride the roller coaster. ठीक, if जैसे ही if आया तो हमें पता चल गया implication is there. You are under 4 feet tall. ये हमारा दूसरा प्रोपोजिशन बन गया। यू आर अंडर 4 feet tall अनलेस यू आर ओल्डर देन 16 year old, यू आर ओल्डर देन 16 year old। ठीक, तो यूं हमने इस टेक्स्ट में से प्रोपोजिशंस निकाल लिए। अब हम देखते हैं कि किस तरह से इन प्रोपोजिशंस में हम कनेक्टिव यूज करके एक कम्प्लेक्स प्रोपोजिशन बना सकते हैं। यू कैन नॉट राइड द रोलर कोस्टर। नाउ अब हम इसको देखते हैं कि किस तरह से ये काम कर रहे हैं। लेट वी सी दैट, पहले हम क्या करते हैं, इसमें से प्रोपोजिशंस बनाएंगे। ठीक है, हम P एक प्रोपोजिशन बनाते हैं, यू कैन राइड द रोलर कोस्टर, ये बेसिकली था। ठीक है, यू कैन राइड द रोलर कोस्टर, यू कैन नॉट राइड, तो ये मेरे पास बन रहा है नॉट P। अगली स्टेटमेंट है इफ यू आर अंडर 4 feet tall, अंडर 4 feet tall, मैं इसको Q से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अनलेस यहाँ तक कि यू आर ओल्डर देन 14 years old, यानी अगर आप 4 फुट से कम हाइट है आपकी, तो जब तक आप 16 साल के ना हो जाएं आप राइडर उस पर राइड पे नहीं बैठ सकते। तो यू आर ओल्डर देन 16 year, तो ये मेरे पास जो है मैं इसको R से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक, अच्छा, अब ओके, तो ये जो हमने इसको डिज़ाइन किया, ये स्टेटमेंट हमें क्या बता रही कि Q यू आर अंडर 4 feet tall एंड अगर आप 4 फुट से नीचे की आपकी हाइट है और आप 16 साल के नहीं हैं, 16 साल या उससे बड़े नहीं हैं, तो आप राइड नहीं कर सकते। इस बात को समझने की कोशिश करें। अगर आपकी हाइट 4 फुट से कम है और आपकी उम्र 16 साल से कम है तो आप राइड नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ये देखें, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को आप रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं ताकि आपको प्रोपोजिशन बनाना आसान हो जाए। ठीक, तो एज एन एक्सरसाइज आप इसको रीअरेंज करें और दोबारा से देखें कि क्या यही स्टेटमेंट जो मतलब आपको टेक्स्ट प्रोवाइड कर रहा है, क्या ये स्टेटमेंट भी वही आपको मीनिंग दे रही है या नहीं। सिस्टम स्पेसिफिकेशंस, एक और एप्लीकेशन। एनी रियल लाइफ प्रॉब्लम इज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन नेचुरल लैंग्वेज एंड देन इट इज स्पेसिफाइड इनटू लॉजिकल प्रोपोजिशंस। बिल्कुल वैसे जैसे हम पीछे हमने देखा। सिस्टम स्पेसिफिकेशंस नीड टू बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि सिस्टम स्पेसिफिकेशंस इस तरह से लिखा जाए कि उनको जब हम गिवन इनपुट प्रोवाइड करें तो आउटपुट आपकी ट्रू आनी चाहिए। इस बात को अभी हम देखते हैं। अ कंसिस्टेंट स्पेसिफिकेशन डज नॉट कंटेन कंफ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स। ठीक, एप्लीकेशंस कहाँ पे होंगी सिस्टम स्पेसिफिकेशन की? एल्गोरिथम डिज़ाइन करने में, हार्डवेयर सिस्टम्स में, सॉफ्टवेयर लिखने में, कोई भी प्रोसेस डिफाइन करने में, मशीनरी के लिए, कंप्यूटर के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कहीं पर भी। एग्जाम्पल 1, एक्सप्रेस द स्पेसिफिकेशन द ऑटोमेटेड रिप्लाई कैन नॉट बी सेंट व्हेन द फाइल सिस्टम इज फुल यूजिंग द लॉजिकल कनेक्टिव्स।
तो बिल्कुल वैसे जैसे पहले हमने किया, पहले हम इसके प्रोपोजिशंस निकालेंगे। P ऑटोमेटेड रिप्लाई कैन बी सेंट, Q द फाइल सिस्टम इज फुल। तो ये स्टेटमेंट क्या बता रही है कि इफ फाइल सिस्टम इज फुल यू कैन नॉट सेंड दी ऑटोमेटेड रिप्लाई। Q the file system is full implies you cannot send the automated reply। और अगर Q जो है वो फुल नहीं है यानी नॉट Q है तो फिर P आपके पास होगा। आप इसकी हमें फिक्र नहीं होगी, आप सेंड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल 2 ऑफ सिस्टम स्पेसिफिकेशन, डिटरमन वेदर सिस्टम स्पेसिफिकेशन इज कंसिस्टेंट आर नॉट। अब हमने ये देखना है, जो कंसिस्टेंट का पीछे हमने कंसेप्ट देखा उसकी एग्जांपल हम देख रहे हैं। लेट्स से दैट द डायग्नोस्टिक मैसेज इज स्टोर्ड इन द बफर आर इट इज रीट्रांसमिटेड। ये हमारी एक रिक्वायरमेंट है। अब हम इसको प्रोपोजिशनल लॉजिक से पहले रिप्रेजेंट करते हैं। हम ये कहते हैं कि P डायग्नोस्टिक मैसेज इज स्टोर्ड इन बफर, द डायग्नोस्टिक मैसेज इज रीट्रांसमिटेड, दिस इज Q। ये दो हमारे पास प्रोपोजिशंस बन गए। तो पहली जो स्टेटमेंट है द डायग्नोस्टिक मैसेज इज स्टोर्ड इन द बफर, दैट इज P, ये वाला। और दूसरी जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास Q है, द डायग्नोस्टिक मैसेज इज रीट्रांसमिटेड। और इन दोनों के दरमियान में हमने जो कनेक्टर यूज़ किया है वो यहाँ से हमने डिटरमिन किया और ये कनेक्टर हमारा आया है। ठीक, तो ये पहली स्टेटमेंट हमें समझ आ गई। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट है द डायग्नोस्टिक मैसेज इज नॉट स्टोर्ड इन द बफर। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट P से। और तीसरी जो स्पेसिफिकेशन है हमारे पास, इफ द डायग्नोस्टिक मैसेज इज स्टोर्ड इन द बफर देन इट इज रीट्रांसमिटेड। तो इफ देन आ रहा है, हमें नजर आ रहा है P अगर वो बफर में स्टोर्ड है तो उसको रीट्रांसमिट भी हम कर देते हैं। ओके, अब हमें ये पता चल गया कि हमारी जो रिक्वायरमेंट थी, जो सिस्टम स्पेसिफिकेशन थी, ये 3 स्पेसिफिकेशंस, इनको हमने इन 3 प्रोपोजिशंस और लॉजिकल कनेक्टिव्स के ज़रिए से रिप्रेजेंट कर लिया। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट्स, ये सिस्टम स्पेसिफिकेशन कंसिस्टेंट है या नहीं है। वी कैन एनालाइज द टेबल टू सी दैट द रिजल्ट्स आर कंसिस्टेंट। कैसे? देखें, ये P पहला प्रोपोजिशन, Q दूसरा प्रोपोजिशन, नॉट P ये पहली स्पेसिफिकेशन थी हमारी जिसको हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया। देन वी हैव P R Q, ये दूसरी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आ गई। और फाइनली तीसरी स्पेसिफिकेशंस को भी हमने लिख दिया। और हम इनके तमाम पॉसिबल कम्बिनेशंस यहाँ पे लिखते हैं और हम देखते हैं कि क्या कोई एक भी ऐसा कम्बिनेशन है कि जिसमें हमारे पास सारी वैल्यूज़ ट्रुथ में आ जाएं, ट्रू में आ जाएं। ठीक, तो बेसिकली हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारे पास P नहीं चाहिए, हमें नॉट P चाहिए। रिमेंबर, तो P की वैल्यू अगर हम फॉल्स रखेंगे तो नॉट P ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ट्रू। और ये ट्रू हो जाएगा तो बाकी सारी स्टेटमेंट्स हमें ट्रू ट्रू वैल्यूज़ दे रही हैं और रिजल्ट भी ये सब का ट्रू आ रहा है। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, दैट वुड बी ट्रू ऑफ ऑल दीज 3 स्टेटमेंट्स। ठीक, यानी हम पहली स्टेटमेंट हमारे पास ये थी, इसका रिजल्ट भी ट्रू है हमारे पास, जो कि यहाँ पे आ रहे हैं। अगर हम इसको लेट्स से मैं इसको इरेज कर दूं, ये पहली रिक्वायरमेंट जो कि ट्रू में आ रही है, ये दूसरी रिक्वायरमेंट वो भी ट्रू में आ रही है और ये तीसरी रिक्वायरमेंट ये भी ट्रू में आ रही है। तो हम इन तीनों रिक्वायरमेंट्स को अगर हम ट्रू वैल्यूज़ दे दें तो ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस भी हमारे पास ट्रू में निकल आएंगी। इसके कोरिस्पॉन्डिंग अगर आप देखें, इस लाइन को देखें तो इस रो में ये फॉल्स है और बाकी दोनों ट्रू हैं, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। इस लाइन को आप देखें तो इसमें 2 फॉल्स और 1 ट्रू है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे देखें, 1 ट्रू, 2 ट्रू और 1 फॉल्स, तो ये भी इनवैलिड। ये वाहिद हमारे पास रो बचती है जहाँ पे हमारी तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये केस एग्जिस्ट करता है कि हमारी ये स्टेटमेंट कंसिस्टेंट है। वी कैन एनालाइज द टेबल टू सी दैट द रिजल्ट्स आर कंसिस्टेंट।
we have to choose values for p q such that all rules become true. कंसिस्टेंसी देखने के लिए हमें ये चीज़ करनी है. This is only possible when p is false and q is true. We can find a row that has t values for all the statements, so statements are consistent. तो हमें समझ आ गया कि स्पेसिफिकेशन कंसिस्टेंट कैसे होती हैं. अब हम इसकी एक डिफरेंट एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल 4. इन द फॉलोइंग सिस्टम इज द फॉलोइंग सिस्टम कंसिस्टेंट. ये तीन वही रिक्वायरमेंट हैं और ये चौथी रिक्वायरमेंट हमने नई ऐड कर ली है. द डायग्नोस्टिक मैसेज इज नॉट रीट्रांसमिटेड. हमने डायग्नोस्टिक मैसेज इज रीट्रांसमिटेड, वो कौन सा था? ठीक है, इसके लिए हमने प्रोपोजिशन कौन सा बनाया था? दैट वाज क्यू. तो ये नई रिक्वायरमेंट हमारी बेसिकली नॉट क्यू है. अब हम इनका अगर ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करें तो इस ट्रुथ टेबल में ये हमारी 4 रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं. हम देखेंगे इन एरियाज़ में कि कहीं कोई ऐसी रो है हमारे पास जिसके लिए सब की वैल्यू ट्रू हो. तो देखें, इसको हम नहीं ले सकते, इसमें कुछ फॉल्स हैं कुछ ट्रू हैं. इसको भी नहीं ले सकते क्योंकि इसमें कुछ फॉल्स कुछ ट्रू हैं. इसको भी नहीं ले सकते कि ये कुछ फॉल्स और कुछ ट्रू हैं. सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है कि एक फॉल्स है और 3 ट्रू हैं. लिहाजा हमारे पास कोई ऐसी रो एग्जिस्ट नहीं करती जिसमें सारे ट्रू हों. इट मीन द स्टेटमेंट, द स्पेसिफिकेशन इज इनकंसिस्टेंट. आई होप कि आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दोनों का आइडिया बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कंसेप्ट. नाउ हम बूलियन सर्चेज, एक और एप्लीकेशन को देखते हैं. बूलियन सर्चेज यूज प्रोपोजिशनल लॉजिक टेक्निक्स. मिसाल के तौर पे देखें A एंड B, ठीक, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. द एरिया कवर्ड बाय बोथ सेट A एंड सेट B. ठीक, लॉजिकल कनेक्टिव्स आर हाईली यूज्ड इन वेब सर्चेज. मिसाल के तौर पे हम वेब सर्च की बात करें या हम SQL की बात करें तो SQL के अंदर हम आम तौर पे ऐसी स्टेटमेंट्स लिखते हैं जिनको हम कहते हैं कि ये रिलेशंस हैं, आउटर रिलेशन, इनर रिलेशन और इस किस्म चीज़ें बना सकते हैं. तो दे आर ओनली पॉसिबल ड्यू टू दी लॉजिकल कनेक्टिव्स, ड्यू टू द लॉजिक. दीज आर आल्सो यूज्ड इन ऑफलाइन सर्चेस. ठीक, एग्जांपल क्या है? बूलियन सर्चिंग टू फाइंड वेब पेजेस अबाउट द यूनिवर्सिटीज़ इन लाहौर. वी कैन लुक फॉर पेजेस मैचिंग लाहौर एंड यूनिवर्सिटीज़. तो ये जो एंड है ये आपका बेसिकली कनेक्टर है, लॉजिकल कनेक्टर. और ये प्रोपोजिशन यूनिवर्सिटीज़ इन लाहौर, इंस्टीट्यूट्स इन लाहौर मिसाल के तौर पे, एंड institutes which are universities. The results of this search will include those pages that contain 3 words, Lahore, these 2 words, Lahore and universities. ठीक है, 2 words. लॉजिक पजल्स एक और एप्लीकेशन. बहुत सारे ऐसे पजल्स हैं और बहुत सारे हमारे रियल ऑफ प्रॉब्लम्स भी ऐसे होते हैं कि जो पजल्स की तरह ही हमें नज़र आते हैं. उनको सॉल्व करने के लिए भी हम लॉजिक यूज़ करते हैं. Puzzles that are solved using logic rules, उनका हम logic puzzles कहते हैं. Solving logic puzzles is an excellent way to practice working with the rules of logic. Computer programs designed to carry out logical reasoning often use well-known logic puzzles to illustrate their capabilities. Here is an example of the logic puzzle. Let there is an island where 2 types of people live. हम एक गांव की मिसाल लेते हैं जहाँ पे 2 किस्म के लोग हैं. ठीक है, नाइट्स चौधरी, नेव्स नॉन चौधरी, जो चौधरी नहीं है. नाइट्स ऑलवेज टेल द ट्रुथ वेयर एज नेव्स ऑलवेज टेल द लाई. अब आप 2 लोगों से मिलते हैं, ठीक है, ए और बी. ए ये कहता है बी इज नाइट, कि बी जो है वो चौधरी है, और बी ये कहता है हम दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं. यानी अगर एक चौधरी है तो दूसरा नॉन चौधरी है, और अगर एक नॉन चौधरी है तो दूसरा पहला चौधरी है, एंड सो ऑन. वी डिराइव द सोल्यूशन लाइक दिस. नाउ इस सोल्यूशन के इसको जो है डिस्क्राइब मैं नहीं कर रहा हूँ, आप भी मैं छोड़ता हूँ कि आप इसको खुद ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि किस तरह से हम इस पजल को सॉल्व कर सकते हैं. एंड हियर इज द टेबल, ट्रुथ टेबल फॉर दैट. लॉजिक सर्किट्स एक और एप्लीकेशन. Propositional logic can be applied to the design of computer hardware. A logic circuit receives input signals and produces the output signals. यहाँ देखें, ये हमारा AND गेट है, ठीक, ये हमारा NOT गेट है और ये हमारा OR गेट है.
तो हम इनको इस्तेमाल करके हार्डवेयर सर्किट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। सो दिस एग्जांपल और ये ट्रुथ टेबल आपको ये समझा देगी कि किस तरह से हम लॉजिक सर्किट की डिज़ाइनिंग में प्रोपोजिशनल लॉजिक को इस्तेमाल करते हैं। ठीक, मिसाल के तौर पे अगर हमने ये सर्किट कंस्ट्रक्ट करना है P एंड Q, P एंड नॉट Q, R नॉट R, तो हम इस तरह से इसकी टेबल बना के और इस सर्किट को डिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर आपने डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का कोर्स पढ़ा है या पढ़ेंगे तो उसके अंदर इसका बहुत सारा इस्तेमाल आपको नज़र आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमने कुछ एप्लीकेशंस को देखा डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स की, और इनको देखने का मकसद ये था कि हमें ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाए कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एक सिर्फ थ्योरेटिकल कोर्स नहीं है, बल्कि उसकी एप्लीकेशंस मौजूद हैं और वो हमारे कंप्यूटर साइंस के कैरियर के अंदर बहुत सारा उसका इस्तेमाल है। अल्लाह हाफिज़।